ओके ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्विकली गिव मी एन ऑडियो वीडियो चेक, देख लो क्या मैं लाइव हूं या नहीं। गुड इवनिंग बच्चा पार्टी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आज की जनरेशन में सब ब्रो ही है। क्या बात है, उच्च विचार, महान विचार। क्लास में आने से पहले यहां पर चैट में जो चलता है ना, वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। गुड इवनिंग सिमरन, कीटो व्लॉग्स, कार्तिक गोयल, मोहम्मद नाजिर रेजा, सिमरन शॉल, लक्ष्य बंसल, आतिरा AR, कार्तिक गोयल, अबांशी स्टिल सिंगल, जोया शेख, ऋतु राज, सुदर्शन उपाध्याय, भूवी गहलोत, माहिर पुजारी, सिमरन शॉ, प्रबल प्रीतियानी, अतीरा AR, चित्रा, सुदर्शन उपाध्याय, खुशी जायसवाल, सभी जनों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा सलाम। फटाफट आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए और शुरू करते हैं आज की हमारी दुकान, आज का हमारा सेशन। क्या बात है, मैं बिल्कुल फैंटास्टिक हूं, बढ़िया हूं। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम उडीपी, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। क्या बात है, मेरा मेरा थ्रोट कैसा है? चल रहा है भाई। लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट व्हाट इट्स नॉट इन योर कंट्रोल। सिमरन शॉ, मैं इसे इज्जत समझू या बेइज्जती? आई एम नॉट अवेयर। चलिए, तो मॉड्यूल अपना ओपन कर लीजिए। ICI मॉड्यूल को हम रेफर करने वाले हैं आज वापस। कॉस्टिंग का मैराथन है हमारा, और आज हम लोग दो टॉपिक्स को रिवाइज करने वाले हैं यहाँ पे। एक है कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग और दूसरा है बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल। अगेन तकरीबन 90 मिनट का ये सेशन रहेगा, मजा आने वाला है। रजिस्टर्स निकल जाने चाहिए, कैलकुलेटर्स निकल जाने चाहिए, पेन होने चाहिए आपके पास, और ICI का मॉड्यूल होना चाहिए आपके पास। एक ही बार पढ़ो मॉड्यूल को, ऐसा पढ़ो कि उसको कहो भाई साहब दोबारा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना, है ना। चलिए, सो नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है सभी का एकाग्रता CA के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे, इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अंशुल अग्रवाल, मैं एकाग्रता का फाउंडर और डायरेक्टर हूं, एजुकेटर हूं। यहां पर मैं पढ़ाता हूं। ये प्लेटफॉर्म हम लोगों ने बनाया, बिल्कुल नया अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। इट्स बीन जस्ट 2 मंथ्स, और पिछले 2 महीनों में जो आपका प्यार इस प्लेटफॉर्म को मिला, उसके लिए दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अगर आप नए हैं इस प्लेटफॉर्म पे तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा है। और कमेंट के अंदर आप अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा। CA इंटरमीडिएट नवंबर 23 की एग्जाम बस कुछ ही दिन दूर है। आज है 27 अक्टूबर, 28, 29, 30, 31 और 1 2 तारीख को आप देने वाले हैं अपना पहला पेपर, मतलब आज से ठीक 6वें दिन। आई हैव क्वालिफाइड माई CNCS इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, और पिछले 11 सालों से पढ़ा रहा हूँ। आई एम फॉर्मर डायरेक्टर एंड नंबर 1 एजुकेटर ऑन अन अकेडमी। बिसाइड्स बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिसाइड्स बीइंग अ टीचर, आई एम ऑल्सो अ लाइफस्टाइल ब्लॉगर। सो यू कैन फॉलो माई यूट्यूब चैनल अंशुल अग्रवाल। हर थर्सडे और सैटरडे, वेनेसडे और सैटरडे रात को 9 बजे मेरे व्लॉग्स आते हैं, तो डोंट फॉरगेट टू वॉच माय व्लॉग्स। एंड आई टीच CA फाउंडेशन अकाउंटिंग, इंटरमीडिएट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। I believe in these 3 success mantras in my life, that is patience, trust and self reliance, and trust me, believe me, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ काफी चेंज हो सकती है। नाउ कमिंग टू द एजेंडा एंड टू द टॉपिक, कल शाम को हम लोग मिल रहे हैं। कल शाम को अकाउंटिंग का मैराथन है। 3 स्टैंडर्ड्स में यहां पर कल कवर करने वाला हूं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मैराथन है। AS16 बोरोइंग कॉस्ट, AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एंड AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ये 3 सेशंस कवर करने वाले हैं। 1 नवंबर को एग्जाम से एक दिन पहले सुबह 8 बजे हम लोग बैठेंगे 1 शॉट मैराथन करने के लिए। सुबह 8 बजे, 8 बजे से जब तक है जान, फिर चाहे उसमें 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जब तक है जान हम लोग बैठेंगे। बट यस, मैं अभी भी फिर से यही चीज कहूंगा, आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु एम्फसाइजेस मोर ऑन सेल्फ स्टडी। बिकॉज मेरा ये मानना है कि दोस्त, आप लोगों ने क्लासेस अटेंड करी होगी, आप लोगों ने काफी बार रिविजन्स भी की होगी, बट रियली स्पीकिंग एक चीज में जिसमें बच्चे कमी रखते हैं अक्सर, वो है सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस रखना है। और कल के सेशन में मैंने एक चीज कही थी, आज मैं वापस रिपीट कर देना चाहता हूं। लुक एट द अदर साइड ऑफ द रिवर, मतलब इस अटेम्प्ट के पार अगर झांकने की कोशिश करेंगे। मैं दिल से आपको बता रहा हूं, देखो मैं यहाँ पे इवन दो आपको पिच कर रहा हूं और आपको कह रहा हूं कि मेरी ग्रुप 2 की बैच चालू हो रही है नए सिलेबस के हिसाब से 15 दिसंबर से। आप चाहें तो बैच अटेंड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता आप ये बैच अटेंड करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे क्लियर हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप क्लियर नहीं होते हैं तो ये समझना कि अगर एग्जाम देने के बाद आपको थोड़ा सा भी क्लू लग जाता है कि भैया इस बार एग्जाम नहीं निकलने वाली है,
तो मैं दिल से कहूंगा कि रिजल्ट का इंतजार मत करना, तुरंत गूगल ड्राइव खरीद के पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर देना। तो हमारे गूगल ड्राइव जो है वो ग्रुप 1 के लेक्चर्स के अवेलेबल है। ग्रुप 1 में एडवांस्ड अकाउंटिंग नए सिलेबस के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं, तकरीबन 85 टू 100 लेक्चर्स का गूगल ड्राइव रहेगा। आप उसको परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से ekagrata.co.in। आप लोगों की एग्जाम के बाद वो मैं उस पर एक स्पेशल ऑफर भी लेकर आऊंगा ताकि आप उसको आराम से परचेज कर सकें। लेकिन मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, भाई ये अटेम्प्ट निकल गया तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इट्स इम्पॉसिबल, बट काफी डिफिकल्ट होगा अगला अटेम्प्ट, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, बहुत डिटेल तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि भाई जी तोड़ के जो मेहनत करनी है ना, वो मेहनत अभी कर लो, उसके बाद में कुछ नहीं हो सकता, है ना। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग नए सिलेबस में ग्रुप 2 में शिफ्ट हो गया है, पेपर नंबर 4 बन गया है वहां पे, अभी यहां पर है पेपर नंबर 3, अभी है ग्रुप 1 में। कॉस्टिंग के अंदर मेजर चेंज सिलेबस में सोचो तो नहीं है, वैसे तो है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है ये पोर्शन हटा दिया गया है और एमसीक्यूज कंपलसरी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। हर एक सब्जेक्ट में 30 मार्क्स के एमसीक्यूज है, तो अप्रोच आपका चेंज हो जाता है। तो अब आप देखेंगे ओवरऑल पेपर का वैल्यूएशन कम हो जाता है। अभी जैसे कॉस्टिंग का जो पेपर अगर आप देखते हैं, हर एक चैप्टर पे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है। सर्टनली एवरी चैप्टर यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन, बट दैट विल नॉट बी द केस इन द टाइम टू कम। वहां पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 30 मार्क तो एमसीक्यू चले जाएंगे। तो अब 70 मार्क का पेपर बचेगा जो कि सब्जेक्टिव पेपर होगा। अब उस पर जितने टॉपिक्स हैं उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है, 110 बच्चे देख रहे हैं, 56 लाइक है। फटाफट वीडियो को लाइक करें और शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं थोड़ा स्ट्रैटेजिकली चालू करता हूं, मेरी ये आदत ही है कि स्ट्रैटेजिकली चालू करता हूं। मतलब मैं यहां पर सिंपल चीज करता हूं दोस्त, कि मैं आपके सामने पीवाईक्यू एनालिसिस लेके आता हूं, जिसकी मदद से हम लोगों को समझ में आता है कि भाई साहब हम लोगों को इस चैप्टर में कितनी सीरियसनेस लेनी है। क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, कहता हूं और कहता रहूंगा, सी फॉर कॉस्टिंग एंड सी फॉर कॉमन सेंस, एंड कॉमन सेंस इज समथिंग विच इज एब्सोल्युटली अनकॉमन इन एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग और बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल, ये दो टॉपिक अभी हम रिवाइज करने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा तकरीबन 90 मिनट का सेशन रहेगा। कल का हमारा बहुत बढ़िया रहा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सेशन। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, एंड इवन वीडियो के नीचे भी कमेंट किया है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इट रियली टेक्स अ वेरी बिग हार्ट टू अप्रिशिएट समवन, रियली थैंक यू सो मच। आज भी आप मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा, मेरा मोटिवेशन काफी बढ़ता है उससे। कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग हर एक एग्जाम में रिलीजियसली इंस्टीट्यूट इस पे क्वेश्चन पूछ रहा है। 5 मार्क, 10 मार्क, 5 मार्क, 5 मार्क, 5 मार्क, 5 मार्क, 10 मार्क, 5 मार्क, 5 मार्क, 5 मार्क, 5 मार्क, कभी 5, कभी 10 मार्क, कभी 5, कभी 10 मार्क का आता है। ये पीवाईक्यू एनालिसिस से कंक्लूजन पे नहीं आ सकते कि इस बार ये 10 मार्क का आएगा। वैसे मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूं, ऐसा दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हमें हेल्प करता है, हमारे स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल की बात की जाए, 5 मार्क, 10 मार्क, 5 मार्क, 5 मार्क, 5 मार्क, 5 मार्क, 10 मार्क, 10 मार्क का 2 क्वेश्चंस आए, एक थ्योरी था, एक प्रैक्टिकल था। 10 मार्क, 5 मार्क, 10 मार्क। सो बोथ द टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट, both the topics are important and we are going to do it patiently, calmly and properly। ठीक है, कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग टॉपिक को अच्छे से समझते हैं, अच्छे से करते हैं, और अपने रजिस्टर्स आप लोग ओपन कर लीजिएगा। प्लीज ओपन योर रजिस्टर्स। टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा, कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन करने के बाद ये 3 क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 1 on non-integral accounting system, illustration number 4 on integral accounting system and illustration number 6 on reconciliation। ये टॉपिक खत्म करने के बाद हम जंप करेंगे बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल में। यहां पर हम देखेंगे illustration 1, illustration 4, illustration 5 and we will deal with the ratios on page number 15.6 of ICAI module। Thank you so much, welcome अमन भाई, वेलकम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। I'll open my writing page over here। Okay, तैयार है सभी लोग कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग के लिए? गुड इवनिंग हेमंत बंसाली जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सिमरन, सिमरन तो ऑलरेडी है यहाँ पे, और कितना गुड इवनिंग। चलिए अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से समझिएगा। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये सब्जेक्ट के अंदर बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स के अंदर हम कॉस्ट अकाउंटिंग के 3 ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करते हैं। व्हाट आर द 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? वैसे चैप्टर नंबर 1 का पार्ट है बट रिवीजन तो बनती है। पहली चीज है कॉस्ट असरटेनमेंट। लिख लूं मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए, आप यू मे नॉट राइट, ठीक है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग?
3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के। पहला ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट असरटेनमेंट। कॉस्ट असरटेनमेंट का मतलब है जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप बना रहे हैं या दे रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट, जो भी आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट है उसकी कॉस्ट पता करना, उसको कहते हैं कॉस्ट असरटेनमेंट। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट रिडक्शन। एक बार आपने कॉस्ट पता कर ली, फिर उस कॉस्ट को कम करना है, उसको कहते हैं सेकेंड ऑब्जेक्टिव कॉस्ट रिडक्शन। और तीसरा ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट कंट्रोल। एक बार आपने कॉस्ट को रिड्यूस कर लिया, फिर उस कॉस्ट को पकड़ के रखना है, कंट्रोल करना है, ये है आपका तीसरा ऑब्जेक्टिव। जितने भी चैप्टर्स आप देखेंगे, टोटल सिलेबस अगर आप देखेंगे, तो आपका सिलेबस अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। कुछ चैप्टर्स जो हैं वो डील करते हैं बेसिक एलिमेंट्स से। बेसिक एलिमेंट्स मतलब बेसिक्स हो गया, चैप्टर नंबर 1 हो गया। उसके बाद मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ओवरहेड्स अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, प्रोडक्ट कॉस्ट शीट। ये जो चैप्टर्स हैं ये बेसिक एलिमेंट से डील करते हैं। फिर आप देखते हैं यहां पर मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग की अलग अलग मेथड्स है, तकरीबन 5 टॉपिक उसके ऊपर है। उसके बाद टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। ये दो जो है ये क्या है, दे आर द टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। और फिर चौथी चीज जो आप यहां पर देखते हैं वो है टॉपिक्स रिलेटिंग टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। करेक्ट, जैसे कि बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल, इट इज अ टॉपिक रिलेटिंग टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लेकिन इन सब से हट के एक टॉपिक जो आपके सिलेबस में है, जो आज हम यहां पर देखने वाले हैं, वो टॉपिक का नाम है कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग। इस पूरे टॉपिक के अंदर हम कहीं पे भी कॉस्ट असरटेनमेंट, कॉस्ट कंट्रोल या कॉस्ट रिडक्शन नहीं समझ रहे। इन दिस टॉपिक वी विल बी डीलिंग विद द अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। तो जो हमारे कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैं उसके अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स हम यहां पर समझने वाले हैं। अब अगर बिल्कुल बेसिक से चालू करूं, क्योंकि मुझे पता है ये थोड़ा नेग्लेक्टेड टॉपिक होता है, बहुत सारे बच्चे अच्छे से नहीं करते हैं, तो अगर मैं थोड़ा बेसिक से चालू करूं तो यहां पर सबसे पहले क्या पॉसिबिलिटी है? सबसे पहली पॉसिबिलिटी है कि हम हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट्स को एक साथ मेंटेन कर रहे हैं। टुगेदर वी आर मेंटेनिंग द सिंगल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर बोथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज वेल एज कॉस्ट अकाउंटिंग। ये जो सिस्टम होता है जहां पे एक ही सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, उसको हम कहते हैं इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम। लिख देता हूं मैं, इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम। इंटीग्रल का मतलब होता है इंक्लूसिव। क्या होता है? इंक्लूसिव। तो आप अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों के लिए एक ही सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप करते हैं, जैसे कि कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स में परचेज बुक, सेल्स बुक है ना, ये सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स, उन्हीं के अंदर आप कुछ एडिशनल कॉस्टिंग के लेजर अकाउंट्स ओपन कर देते हैं। और क्योंकि आप एक सिंगल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन करते हैं, यहां पर एक सिंगल ट्रायल बैलेंस बनता है। क्योंकि यहां पर सिंगल ट्रायल बैलेंस बनता है, तो यहां पर सिंगल सेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी निकलती है। एक सिंगल प्रॉफिटेबिलिटी निकलती है, एक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, उसको कहते हैं इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम। क्लियर हो गया? अब दूसरा जो सिस्टम है वो बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। दूसरे सिस्टम में क्या होता है? we maintain separate set of records for financial accounting and separate set of records for cost accounting। मतलब दो अलग अलग सेट ऑफ रिकॉर्ड्स हम मेंटेन करते हैं। हाँ जी हाँ, दो अलग अलग सेट ऑफ रिकॉर्ड्स हम मेंटेन करते हैं फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज वेल एज कॉस्ट अकाउंटिंग। इस सिस्टम को कहा जाता है नॉन
इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम। क्या कहा जाता है? नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम। अब नॉन इंटीग्रल में पता है क्या होगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अलग ट्रायल बैलेंस बनेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अलग है तो कॉस्ट अकाउंटिंग का अलग से ट्रायल बैलेंस बनेगा। अब जब दोनों का ट्रायल बैलेंस अलग बनेगा तो फाइनेंशियल नेट प्रॉफिट अलग निकलेगा जिसको हम कहेंगे फाइनेंशियल प्रॉफिट, और कॉस्टिंग का प्रॉफिट अलग निकलेगा जिसको हम कहेंगे कॉस्टिंग प्रॉफिट। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अब लिहाजा है ये दोनों अलग अलग प्रॉफिट्स निकलेंगे तो ये टैली नहीं होंगे, और जब ये दोनों टैली नहीं होंगे तो हमें इन दोनों को टैली करने के लिए, इसको जस्टिफाई करने के लिए, मतलब इनके रीजंस को जस्टिफाई करने के लिए हमें एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। So if you look at the scope of this topic, there are three major elements covered over here. The first part is integral accounting system, questions on integral accounting system. Second part is questions on non-integral accounting system, and the third part is question on reconciliations. Now, continuing my discussion, how do you actually deal with it? Lot of students get confused over here. No need to get confused. I will explain you how to deal with it. इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं सबसे पहले आपके सामने बनाता हूं प्रोडक्ट कॉस्ट शीट। ठीक है, सभी जने मेरी मदद करना क्योंकि मेरा नॉलेज थोड़ा कम है, आपका नॉलेज काफी अच्छा है। यू आर वेरी प्रो, isn't it bro? So you guys are going to support me. Let me select some vibrant color which looks amazing. Okay. तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बनाते हैं कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट के अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट लेबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तीनों की टोटल से हमें क्या मिलता है? प्राइम कॉस्ट। समझते चलना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिव्स यू प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम क्या ऐड करते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो हमें क्या मिलेगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स तो मिलेगा हमें फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड करेंगे ओपनिंग WIP माइनस करेंगे क्लोजिंग WIP, तो हमें मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। जो फिनिश्ड गुड्स हमने बनाए हैं उसकी फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगी। उसमें हम ऐड करते हैं एडमिन ओवरहेड्स, तो हमें क्या मिलता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। सही लिख रहा हूं ना मैं? उसके बाद में माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर जब हम ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स तो हमें जाकर मिलता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, और जब मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड या लेस करता हूं प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस तो जाकर मुझे मिलती है फिगर ऑफ सेल्स। ये चेक करिएगा, ये क्लियर है पूरा? पक्का? अब समझना कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग में इसको हम कैसे मैप करते हैं, इसको हम कैसे जगह देते हैं, अच्छे से समझिएगा। जो हमारा डायरेक्ट मटेरियल होता है इसके लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग लेजर अकाउंट हम मेंटेन करते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग लेजर अकाउंट का नाम होता है स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। कुछ बेसिक एक्सप्लेन करता हूं, अच्छे से समझना, एब्जॉर्ब करना, बहुत मजा आएगा। स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, क्लियर? जो डायरेक्ट वेजेस होते हैं, वेजेस के लिए हम एक लेजर अकाउंट मेंटेन करते हैं, उसका नाम होता है, सभी जने पार्टिसिपेट करेंगे मेरे साथ, 2-3 सेकंड की लेटेंसी चलती है, डिफरेंस चलता है ना। वेजेस कंट्रोल अकाउंट। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए जनरली डायरेक्ट एक्सपेंस होते नहीं है, बट अगर होंगे तो डायरेक्ट एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट। अब ये तीनों मिलके बनता है प्राइम कॉस्ट, बट प्राइम कॉस्ट जो है इसकी वजह से कोई गुड्स पिक्चर में नहीं आते, मतलब नो गुड्स कम्स इनटू एन एग्जिस्टेंस, इट इज जस्ट अ फिगर, इट्स जस्ट अ समेशन। तो उसके बाद जो हम अकाउंट बनाते हैं वो है ये वाला फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। रियली स्पीकिंग वो जो पहला पॉइंट होता है जब कोई गुड्स पिक्चर में आते हैं, कोई शेप बनता है, वो होता है ये वाला शेप। ये वाला शेप क्या है?
जहां पर आपके गुड्स बन रहे हैं, मतलब क्या बन रहे हैं, आपके गुड्स बन रहे हैं। तो यहां पर हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, यहां पर हम बनाएंगे WIP कंट्रोल अकाउंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब जब भी हम प्रोडक्शन करेंगे, जब भी हम प्रोडक्शन करेंगे तो जस्ट फॉलो द डायग्राम। तो कुछ मटेरियल कंज्यूम होगा, वो कहां जाएगा, WIP अकाउंट में। कुछ वेजेस लगेंगे, वो कहां पे जाएंगे, WIP अकाउंट में। कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगेंगे, कहां जाएंगे, WIP अकाउंट में। और कुछ फैक्ट्री ओवरहेड्स लगेंगे, कहां जाएंगे, WIP अकाउंट में। मतलब प्रोडक्शन का पहला चेहरा जो होता है ना, वो होता है WIP कंट्रोल अकाउंट। चेक करिएगा, द वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज WIP कंट्रोल अकाउंट। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको तब काम आएगा जब आप लेजर अकाउंट्स बनाते हैं और लेजर अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। एक बड़ा सवाल बहुत सारे बच्चों के दिमाग में गूंजता है कि हम लेजर अकाउंट्स किस ऑर्डर में बने और किस ऑर्डर में क्लोज करें। तो बेटा जी मैं ये कहना चाहता हूं, याद रखने की जरूरत ही नहीं है। अगर कॉस्ट शीट आपको याद है तो ये लेजर अकाउंट की सीक्वेंसिंग आपको याद रहेगी और कैसे क्लोज करना है वो भी आपको याद रहेगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत सिंगल एंट्री सिस्टम की तरह है, जो अकाउंटिंग में हम पढ़ते हैं ना, सिंगल एंट्री सिस्टम, उसकी तरह है। ठीक है, फिर वापस आते हैं, आगे बढ़ते हैं खर्चों की तरफ। अगला खर्चा क्या लगेगा बेटा जी, यहां पर लगेगा एडमिन ओवरहेड्स। तो उसके लिए बनेगा यहां पे कौन सा अकाउंट, यहां पर बनाएंगे हम लोग एडमिन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। बहुत ही बढ़िया, एडमिन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट बन गया तो हमें मिला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होने के बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। तो यहां पर हमारा दूसरा कंट्रोल अकाउंट बनेगा बाबू बुशाई। वो कौन सा अकाउंट बनेगा मुन्ना, यहां पे प्रोडक्शन थोड़ा एडवांस हो रहा है, यहां हमें मिलेगा FG कंट्रोल अकाउंट। फिनिश गुड्स मतलब क्या, फिनिश गुड्स मतलब WIP का एडवांस्ड चेहरा। तो WIP कंट्रोल अकाउंट से जब गुड्स बनकर तैयार हो जाते हैं तो वो जाते हैं फिनिश गुड्स अकाउंट में। और जब मुझे उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है तो मुझे उसमें ऐड करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। तो जाकर मुझे मिलेगा FG कंट्रोल अकाउंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर अगला पॉइंट आता है जहां पे और खर्चा होगा। क्या खर्चा हो रहा है बेटा जी, यहां पे चेक करिएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। बहुत ही बढ़िया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट हो गया। फिर उसके बाद में हमें क्या मिला, उसके बाद में हमें, हम चाहे तो कुछ क्वेश्चन में बनता है, कुछ क्वेश्चन में नहीं भी बनता है। वी कैन मेक, वी कैन नॉट मेक कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट। और फिर जब ये कॉस्ट ऑफ सेल्स को मैं लेकर जाता हूं कॉस्टिंग P&L में, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ध्यान से समझना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहां पर बनता है, अगर आप अलग से बना रहे हैं तो कॉस्टिंग P&L अकाउंट। और फिर यहां पर लास्ट चीज जो बनती है वो बनती है सेल्स अकाउंट। अब समझिएगा, फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट तक क्लियर हो गया सब लोगों को, सब जने मेरे साथ हैं, सब जने ट्रैक पे हैं। अब ये फिनिश गुड बनकर कहां जाएगा, ये जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में। कॉस्ट ऑफ सेल्स में एक खर्चा ऐड होगा, कौन सा खर्चा ऐड होगा बेटा जी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड होगा। तो अब बन जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है बेटा जी, ये जाएगा फिर आपके कॉस्टिंग P&L अकाउंट में, और उधर से सेल्स आएगा कॉस्टिंग P&L अकाउंट में। मतलब कॉस्टिंग P&L के डेबिट में है कॉस्ट ऑफ सेल्स और कॉस्टिंग P&L के क्रेडिट में है सेल्स, और दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा आपका कॉस्टिंग का प्रॉफिट। ये डायग्राम, ऐसी डायग्राम आप पूरा इंटरनेट खंगाल लीजिएगा, पूरा यूट्यूब खंगाल लीजिएगा, पूरी किताबें खंगाल लीजिएगा, कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। प्रोप्राइटी है मेरी इस डायग्राम पे, एब्सोल्युटली प्रोप्राइटी। अगर ये एक चीज समझ में आ गई आपको तो ये चैप्टर आपका डन है। बस इस चैप्टर में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, बस इतनी चीज आपको समझ में आनी चाहिए। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। अब मैं आपको और कुछ बेसिक चीज समझाता हूं, फिर क्वेश्चन पे जाता हूं, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना।
एक ट्रांजैक्शन लेते हैं। सबको मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? आर यू एंजॉइंग, आर यू एबल टू रिवाइज इट, रिकॉल इट प्रॉपरली, है ना? रॉ मटीरियल वर्थ ₹10,000 परचेस्ड इन कैश। अब ये एक ट्रांजैक्शन है, थोड़ी क्लियरली समझना। इस ट्रांजैक्शन की फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या एंट्री होगी? थिंक लाइक ग्रुप 1 अकाउंटिंग सब्जेक्ट। तो उसकी एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। समझ में आया? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। थोड़ा मैं इसको ऐसे कर देता हूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। अब समझना, अगर इसी ट्रांजैक्शन को मैं रिकॉर्ड करता हूं इंटीग्रल अकाउंटिंग में, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। अब मैं यहां पर क्रेडिट किसको करूंगा? टू कैश अकाउंट क्रेडिट करूंगा। क्यों कैश क्रेडिट करूंगा? बिकॉज इट इज इंटीग्रल अकाउंट्स। कौन से अकाउंट्स है? इंटीग्रल अकाउंट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इंटीग्रल के अंदर क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंट्स प्लस कॉस्ट अकाउंट्स, दे आर मेंटेन्ड टुगेदर इन द सिंगल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बट अगर अब मैं इस ट्रांजैक्शन को नॉन इंटीग्रल में देखता हूं, तो नॉन इंटीग्रल में सेम ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री क्या होगी? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। अब समझना, नॉन इंटीग्रल के अंदर पंगा हो गया। क्या पंगा हो गया? आई एम नॉट मेंटेनिंग एनी पर्सनल अकाउंट्स, एनी एसेट अकाउंट, एनी लायबिलिटी अकाउंट। अब मैं यहां पे कैश अकाउंट लाऊं कहां से? मैंने सामान खरीदा, मैंने रॉ मटेरियल परचेस किया, पर मैंने जो रॉ मटेरियल परचेस किया है और उसके लिए मैंने पेमेंट किया है, तो पेमेंट मैंने कैश से किया, पर कैश अकाउंट तो मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि नॉन इंटीग्रल के अंदर फाइनेंस अकाउंटिंग अलग होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग होता है। कैश का जो लेजर अकाउंट है वो जाकर कहां बैठा है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर मुझे एक टेम्परेरी अकाउंट क्रिएट करना होगा, एक सपोर्टिव अकाउंट क्रिएट करना होगा, एक मेमोरेंडम अकाउंट क्रिएट करना होगा, जिसको कहते हैं आइदर कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट या जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या कहते हैं? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट या फिर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये जो सीएलसी या जीएलए होता है, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लेजर अकाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मतलब अगर ये ट्रांजैक्शन रॉ मटेरियल कैश परचेस की जगह क्रेडिट परचेस होता था, तो भी नॉन इंटीग्रल में सेम एंट्री होती थी, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सीएलसी या जीएलए अकाउंट क्रेडिट। बात खत्म, विषय खत्म। मतलब सर, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जितने भी ट्रांजैक्शंस यूज होंगे ना बाबू भूषाए, वो सारे ट्रांजैक्शंस को एक ही अकाउंट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा, दैट इज सीएलसी और जीएलए अकाउंट। खत्म, चैप्टर खत्म। चलो घर पे सो जाओ जाके, मस्त मस्त सो जाओ, खत्म हो गया। अब इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा, बस ये इतनी चीज आपने समझ ली तो आपका काम हो गया। अगर ये नहीं समझ में आया तो प्रॉब्लम है। अब चाहे आप कोई भी ट्रांजैक्शन ले लो भाई, कोई भी एक और ट्रांजैक्शन ले लेते हैं और फिर हम क्वेश्चंस की तरफ जंप करते हैं, ठीक है? वेजेस पेड। वेजेस पेड की फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एंट्री क्या होगी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट। क्लियर है? इंटीग्रल में एंट्री क्या होगी? वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। नो प्रॉब्लम। बट अगर अब मैं इसकी नॉन इंटीग्रल में देखता हूं तो एंट्री क्या होगी? अब देखना, वेजेस कंट्रोल
अकाउंट डेबिट टू GLA अकाउंट या फिर CLC। खल्लास, खल्लास, खत्म, खत्म। समझ में आया? हो गया। दिस इज हाउ इट इज टू बी डन, दैट्स ऑल। क्लियर? सर आप बालों पे ऑयल लगाते हो या स्प्रे? भाई साहब, अब यही बचा है जवाब देने का। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा खेल रहे हो दोस्त, बहुत उम्दा जा रहे हो, बहुत अच्छी बात। जब पर्सनली मिलोगे तब सवाल पूछिएगा, तब मैं आपको इसका जवाब दूंगा। यूट्यूब पे मैं क्यों सबके सामने ऐसे सवालों का जवाब दूं, है ना? बहुत अच्छी बात। यहां लोगों की अलग चीज से फटी पड़ी है और हमारे भाई की अलग ही चीज से फटी पड़ी है। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, आई विल आंसर दिस क्वेश्चन, यू मीट मी पर्सनली, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्लियर हो गया ना सभी को? मजा आया ना सभी को, है ना? बस अपना अंदाज जैसा है रे बाबा, इलिस्ट्रेशन नंबर 1 देखने का, फटाफट देखने का। बहुत ही बढ़िया मामा, बहुत बढ़िया मामा, देखने का इलिस्ट्रेशन नंबर 1 देखने का मामा, बहुत ही बढ़िया। लक्ष्य बंसल कह रहा है ऐसे डाउट मुझे क्यों नहीं आते? बिकॉज बेटा आप तो एक जगह जाके चिपके हो ना, आप तो टारगेट हो, लोग आपके ऊपर मारते हैं, ऐसा समझ रहे हो? तो आपको कैसा आएगा? बहुत ही बढ़िया। On 31st March, the following balances existed in a firm's cost ledger. Now following balances exist मतलब ये सब कैसे हैं? ओपी बैल। क्या है? ओपी बैल। स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस है, मतलब क्या मैं कह सकता हूं? इट इज द ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। यस। वे वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट है, मतलब ओपनिंग WIP। फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट में कैसा बैलेंस है? मतलब कुछ पहले के अनएब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स होंगे। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्या है? इट इज अ सेल्फ बैलेंसिंग अकाउंट, है ना? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले हम देख रहे हैं कौन सा सिस्टम बेटा जी? नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम। नॉन इंटीग्रल के अंदर दोनों अलग अलग है, तो ये बैठा है ना उसका पप्पू यहां पर, नो प्रॉब्लम। ये ट्रांजैक्शन हमें दिए हैं। यू रिक्वायर टू पास जर्नल एंट्रीज एंड राइट अप द अकाउंट्स एंड शेड्यूल द बैलेंसेस स्टेटिंग व्हाट ईच बैलेंस रिप्रेजेंट्स, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले लेजर अकाउंट्स में ओपनिंग बैलेंस ड्रॉ कर लेते हैं। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, आप यहां पे देख सकते हैं। स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में डेबिट बैलेंस है। वेजेस कंट्रोल अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है। WIP कंट्रोल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस है। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस है। और कौन से एक अकाउंट में बैलेंस था और भाई? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में 10,525। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट में 10,525, करेक्ट। सभी जने अपने माइंड में जर्नल एंट्रीज को रिकॉल करेंगे, ऑडिटिंग अप्रोच से मॉड्यूल को लाल पीला करेंगे। मॉड्यूल को एक ही बार पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि अरे मॉड्यूल वापस अपना चेहरा मत दिखाना मुझे, अब मैं CA फाइनल के मॉड्यूल्स पढ़ना चाहता हूं। बहुत ही बढ़िया, एक एक करके ट्रांजैक्शन देखते हैं, जर्नल एंट्री बनाते हैं, लेजर में पोस्टिंग करते हैं। फिनिश्ड प्रोडक्ट एट कॉस्ट, हाँ, फिनिश्ड प्रोडक्ट एट कॉस्ट 2,10,835। इसका मतलब क्या है? फिनिश प्रोडक्ट एट कॉस्ट का मतलब क्या है? जरा हम हमारा डायग्राम देखते हैं। अच्छा, इसका मतलब यह है कि इतने के फिनिश गुड्स बने हैं। फिनिश गुड्स कहां से बन के आते हैं? WIP से बनकर आते हैं, तो इसकी जर्नल एंट्री होगी FG कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। चेक करिएगा, फिनिश गुड कहां से बनकर आते हैं? WIP से, तो FG में इन, WIP में आउट। FG कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP अकाउंट क्रेडिट। चलिए बाबू बोसाई, FG कंट्रोल अकाउंट के डेबिट में टू WIP अकाउंट और WIP अकाउंट के क्रेडिट में बाय FG कंट्रोल अकाउंट। चेक करिएगा, बहुत ही बढ़िया। सेकेंड ट्रांजैक्शन, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स इंकर्ड 91,510। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स इंकर्ड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA और CLC। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स टू GLA और CLC। अगर ये इंटीग्रेटेड में होता था तो एंट्री क्या करते थे? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट, करेक्ट।
तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के डेबिट में और सीएलसी या जीएलए के क्रेडिट में 91,510। बहुत ही बढ़िया। रॉ मटेरियल परचेज, फटाफट, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए क्रेडिट। सीएलसी को भूल जाओ, जीएलए को याद रखो। वापस बोलो, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए अकाउंट क्रेडिट। तो कहिया छे तमारो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, अहिया छे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट फैक्ट्री वेजेस। अब भाईला फैक्ट्री वेजेस का मतलब क्या? फैक्ट्री वेजेस पेड ही होगा, इसको टिक नहीं किया। फैक्ट्री वेजेस, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए। फैक्ट्री वेजेस मतलब पेड होगा, तो जीएलए अकाउंट के क्रेडिट में, वेजेस के डेबिट में। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर मतलब क्या होता है बेटा जी? इनडायरेक्ट लेबर मतलब ओवरहेड्स। ओके, और ओवरहेड्स कहां पे जाएगा? चेक कर लेना सर, ओवरहेड्स कहां पे जाएगा? 21665। मैंने फैक्ट्री वेजेस तो ले लिया ना, हाँ एक सेकेंड, मैंने कुछ मिस कर दिया क्या? ये कौन सी एंट्री लेकर आ गए? वेजेस कंट्रोल अकाउंट टू 72,195 की। आईसीएम मॉड्यूल भी ना भाई साहब जबरदस्त इंसान है। दोनों की टोटल 50,530,21,665 72,195। भाई साहब कमाल करते हो भाई साहब। फैक्ट्री वेजेस और इनडायरेक्ट लेबर दोनों को एक साथ मर्ज करके पेमेंट किया। जबरदस्त इंसान है। क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, कहां से आते हैं ये लोग, कौन है ये लोग? चलो कोई बात नहीं। अब इसमें से WIP कंट्रोल अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं 50,50530 WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। और जो इनडायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट कहां पर जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग वर्क्स ओवरहेड, किसी भी नाम से आप कह सकते हैं, टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। मतलब पहले हमने टोटल वेजेस पे किया है, समझिएगा, पहले हमने टोटल वेजेस पे किया है। फैक्ट्री वेजेस जाएंगे WIP में क्योंकि ये डायरेक्ट वेजेस है। इनडायरेक्ट वेजेस जाएंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट में। तो आपने ट्रांसफर कर दिया है, करेक्ट। तो यहां पर क्रेडिट हो गया है। अब वेजेस कंट्रोल अकाउंट से आउट हो रहे हैं ये दोनों। मैन्युफैक्चरिंग में जा रहा है इनडायरेक्ट और WIP में जा रहा है डायरेक्ट। चेक कीजिएगा, वेरी गुड। चलिए आगे। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे डायग्राम में देखो कहां है? हाँ ये रहा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में इनपुट कहां से हो रहा है? FG से हो रहा है। मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट टू FG क्रेडिट। ओ कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, ये देखो, टू FG क्रेडिट। वो डायग्राम समझ में आ गया तो जनरल एंट्री हलवा है, बिल्कुल हलवा है। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट टू FG क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स के डेबिट में और तमारू FG अकाउंट ना क्रेडिट में छे। चेक करिएगा सभी जने। इज इट क्लियर? वो डायग्राम याद रखना जो मैंने बताई। याद रखना कैसे? वो डायग्राम इवॉल्व हुई है। कहां से इवॉल्व हुई है? कॉस्ट शीट से इवॉल्व हुई है, ठीक है। नेक्स्ट मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन। मटेरियल कहां पड़ा है? स्टोर में। स्टोर के लिए कौन सा अकाउंट है? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। प्रोडक्शन कहां हो रहा है? WIP में। तो मटेरियल निकलकर कभी भी कहां पे जाता है? WIP में। तो एंट्री बनाओ, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। शाबाश। WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। शाबाश। तो WIP कंट्रोल अकाउंट के डेबिट में और स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के क्रेडिट में। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अमेजिंग। सेल्स रिटर्न्ड एट कॉस्ट। सेल्स रिटर्न्ड एट कॉस्ट का मतलब क्या है? जो गुड्स हमने बेचे थे वो वापस आ गए। मतलब जब बिकता है तो FG क्रेडिट होता है, अब वापस आ गया तो FG डेबिट हो गया और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट हो गया। FG अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो FG को करते हैं डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स को करते हैं क्रेडिट। दिस इज योर सेल्स रिटर्न ट्रांजैक्शन। वेरी गुड। नेक्स्ट, मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर। मटेरियल आता है तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट होता है।
अब मटेरियल अगर रिटर्न होगा तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होगा। लेकिन सर डेबिट किसको करेंगे बेटा, जीएलए अकाउंट, तो जीएलए अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। जीएलए के डेबिट में, जीएलए के डेबिट में और स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के क्रेडिट में। चेक करिएगा, जीएलए अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। And then last, manufacturing overheads charged to production. Come back to your diagram. Manufacturing overheads charged to production. कहाँ जा रहे हैं, WIP में। एंट्री बनाओ, WIP control account debit to factory overheads control account credit. WIP control account debit to factory overheads control account credit. 77,200, 77,200. WIP control account के डेबिट में 77,200 टू फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स अकाउंट क्रेडिट। दैट्स ऑल। अब हम इन लेजर अकाउंट्स को करेंगे क्लोज। जब इनको क्लोज करेंगे तो किस तरीके से क्लोज होगा, सबसे पहले आते हैं कॉस्ट लेजर अकाउंट में। कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग के अंदर बेटा जी हमें मिलेगा यहां पर क्लोजिंग बैलेंस, करेक्ट। उसके बाद में स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जनरली आपको यह चीज ध्यान में आनी चाहिए कि भाई साहब स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के डेबिट में क्या आता है, क्रेडिट में क्या आता है। स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट इज रिप्रेजेंटिंग रॉ मटेरियल। डेबिट में आएगा ओपनिंग स्टॉक, डेबिट में आएंगे परचेसेस। डेबिट में क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। क्रेडिट में क्या आएगा, सेल्स मत बोलना। क्रेडिट में आएगा इशू टू प्रोडक्शन। यहां से प्रोडक्शन कहां पे हो रहा है, WIP पे, तो यहां से WIP में गुड्स जाएंगे। यहां पे हो सकता है कुछ मटेरियल रिटर्न हो गया हो, रॉ मटेरियल रिटर्न हो गया हो, और यहां पर होगा आपके पास क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, कुछ मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल की तरह यूज हुआ है तो वो कहीं और चला जाएगा, है ना, हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स अकाउंट में भी चला जाए। वेजेस कंट्रोल अकाउंट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट में जनरली ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। यहां पर आप देख सकते हैं, आपको ये अकाउंट बिल्कुल क्लोज दिखेगा। अगर इसमें बैलेंस होता है तो मे बी बिकॉज ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन, करेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट में आप यहां पर देख सकते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन यहां पे आपको दिखेगा, जितना पे किया है उतना एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। WIP कंट्रोल अकाउंट के अंदर हमें क्या मिलेगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। FG कंट्रोल अकाउंट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड एंड सेंस the silent messages of these accounts like you do in single entry system। जैसे डेटर्स अकाउंट कब बनता है, नहीं बनता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट के अंदर क्लोजिंग बैलेंस बचा है। ये जो क्लोजिंग बैलेंसेस है, इन सारे क्लोजिंग बैलेंसेस को अगर आप लेते हैं और ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, आपका ट्रायल बैलेंस टैली होना चाहिए। चेक कीजिएगा सभी जगह। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन इन एज डिटेल मैनर एज पॉसिबल सो दैट इवन इफ समवन वुड हैव actually left out this topic, what I personally believe is still you have time। आज कल का परसों का दिन है, क्योंकि देखो 2 तारीख को अकाउंट्स का पेपर, तो मुझे लगता है 31 और 1 ये 2 दिन सब जने सिर्फ अकाउंट्स पढ़ेंगे। तो आपके पास 30 तारीख का समय है, 30 तारीख तक का समय है, आप अच्छे से पढ़ सके। मैं यहाँ पे वॉल्यूम पे नहीं जा रहा हूँ, क्वांटिटी पे नहीं जा रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पे दफा दब बहुत सारे क्वेश्चंस कराने, वो मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव है क्वालिटेटिवली मैं आपको पढ़ा के जाऊं, जितना भी है क्वालिटेटिवली हम लोग करके जाए, करेक्ट। पहला सिस्टम हमारा यहां पर हो जाता है इलस्ट्रेशन नंबर 1 नॉन इंटीग्रल। अब चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे, इंटीग्रल अकाउंटिंग पे। इंटीग्रल का मतलब क्या बताया मैंने, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक सिंगल रिकॉर्ड हम लोग यहां पर मेंटेन करते हैं। सो कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 4। इन द एब्सेंस ऑफ Chief Accountant, you have been asked to prepare a month's cost account for a company which operates a batch costing system fully integrated with the financial accounts. So cost records are fully integrated with the financial records. Following relevant information is provided to you. So again, you are given the opening balances. If you check over here, all these are your opening balances. क्या है बेटा जी, ओपनिंग बैलेंसेस है। स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, WIP कंट्रोल अकाउंट, FG कंट्रोल अकाउंट, प्रीपेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स बॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस मंथ। मतलब ये कौन से ओवरहेड का अकाउंट है, वर्क्स ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस है। ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द मंथ आर गिवन। ये सारे ट्रांजैक्शंस दिए, अभी क्यों पढ़ के फालतू टाइम और एनर्जी वेस्ट करें, समझ में आ रहा है। ओके, नाउ the production overheads absorption rate is 150% of direct wages charged to WIP। मतलब यहां पे कौन से एंट्री की बात कर रहे हैं, WIP अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। समझ रहे हैं आप।
तो कितना चार्ज हो रहा है? दैट इज 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ऑल दीज फॉलोइंग अकाउंट्स. नो प्रॉब्लम, लेट्स डू इट. बना हुआ है, मतलब हमें तो ऑडिटिंग करना है. ओपनिंग बैलेंसेस ड्रॉ करते हैं. 25,000, 20,000, 25,000, 20,000, 35,000 एंड 3,000. 3,000 का प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट और 35,000 का बैलेंस. 35,000 फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, बैलेंस इज 35,000. FG कंट्रोल अकाउंट, where is the FG कंट्रोल अकाउंट? प्रोडक्शन ओवरहेड्स WIP, ओके, नीचे बना है 35,000. करेक्ट? ओके, क्लियर है सभी को? पक्का? चलो मैं आगे. Sir, I'm planning to start accounts from 30th after evening. Is it a good one? It totally depends on what is your status as of now. कितनी प्रिपरेशन हुई है नहीं हुई है. हमने तो आपके साथ कॉस्टिंग लाइव किया था. क्या दिन थे वो? 6:30 से 8:30. अरे यार अमेजिंग, जबरदस्त भाई. 5 भाई, गुड इवनिंग. चलिए फटाफट जनरल एंट्रीज मतलब माइंड में रिकॉल करते हैं और अकाउंटिंग करते हैं. ठीक है. मटेरियल परचेज किया 75,000. फटाफट एंट्री बोलेंगे सभी जने. स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट. स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. उन्होंने क्रेडिटर लिखा है, वो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम. मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन. इशूड टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब कहां होता है? WIP पे. मटेरियल इशूड फॉर फैक्ट्री मेंटेनेंस. फैक्ट्री मेंटेनेंस मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स. तो अब हम क्या करेंगे, कंबाइन एंट्री बताता हूं. WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट. मटेरियल बाहर जा रहा है ना, इशू हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है बेटा जी? देखो बाहर जा रहा है. तो अब यहां पर क्या हो रहा है, कुछ मटेरियल जो है ये मटेरियल यूज हो रहा है आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स के तौर पे. आप ये रेड लाइन ऑब्जर्व कर पा रहे हो? हाँ. तो मटेरियल आउट हो रहा है तो स्टोर्स लेजर क्रेडिट होगा और डेबिट क्या करेंगे बेटा जी? 30,000 WIP को और 4,000 डेबिट करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट को. ये देखो यहां से 30 और 4 आउट हुआ. प्रोडक्शन ओवरहेड्स में गया 4,000 और WIP में गया बेटा जी यहां पर 30,000. चेक ऑल ऑफ यू, चेक ऑल ऑफ यू. WIP कंट्रोल अकाउंट का मैंने बैलेंस टिक मार्क नहीं किया यहाँ पे 20,000 का. ये रहा. क्लियर? नेक्स्ट, दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन. मटेरियल ट्रांसफर्ड बिटवीन द बैचेस. 5,000 का मटेरियल है, हमने बैचेस के अंदर ट्रांसफर किया. उससे कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एक बैच से दूसरे बैच में गया, दूसरे बैच से पहले बैच में गया, उससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. ओके. नेक्स्ट, टोटल वेजेस पेड. अब समझना, टोटल वेजेस पेड 30,000. पहले वेजेस पेड की एंट्री करते हैं. वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट. वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. वेयर आर योर वेजेस कंट्रोल अकाउंट? चेक करिएगा, टू कैश और बैंक. अब आप 30,000 की डायरेक्ट एंट्री करो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, या आप स्प्लिट एंट्री करो. अब देखो जो डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट वर्कर्स है, वो कहां पे जाएंगे? WIP अकाउंट में. और जो इनडायरेक्ट वर्कर्स हैं वो जाएंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स में. तो वेजेस जो आपने पे किए हैं, वेजेस जो आपने पे किए हैं उसमें से 25,000 डायरेक्ट वर्कर्स के हैं. तो WIP डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट. चेक करिएगा, वेजेस कंट्रोल अकाउंट के क्रेडिट में 20,000, 20,000 सर 25,000 है ना, ये 20,000 की हो गया. नीचे कुछ और इंफॉर्मेशन दी है. रिकॉर्डेड नॉन प्रोडक्टिव टाइम ऑफ डायरेक्ट वर्कर्स इज 5,000. सो टोटल जो आपने पे किया है उसमें से डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू बैचेस WIP में, एक्चुअली ऊपर नहीं यहां पे चार्ज हो रहा है, WIP में चार्ज हो रहा है 20,000. रिकॉर्डेड एज नॉन प्रोडक्टिव टाइम. नॉन प्रोडक्टिव टाइम मतलब मेरा क्या हो गया? नुकसान हो गया है. नॉन प्रोडक्टिव टाइम मतलब मेरा नुकसान हो गया. प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट ओवरहेड हो गया है. ओके. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा मैंने इसकी काउंटर एंट्री नहीं की. प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट के डेबिट में वेजेस कंट्रोल अकाउंट 10,000. चेक करिएगा. और WIP के डेबिट में 20,000 ऑलरेडी हो गया है. बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच पढ़ाकू बाबा जी. ऐसा नाम कौन रखता है भाई?
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इंकर्ड, इंकर्ड का मतलब क्या है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा है, पेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट अलग से बनाया नहीं है, तो डायरेक्टली उसको कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया है, वो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स इंकर्ड 12,000, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स मतलब फैक्ट्री प्रोडक्शन ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट 12,000। सेल्स आर 1 लाख, सीधा मैं लेकर जाऊं कॉस्टिंग पीएनएल के क्रेडिट में, बाय सेल्स 1 लाख, झामल झामल ही नहीं है, बहुत सिंपल है। कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स सोल्ड COGS 80,000, सीधा कॉस्टिंग पीएनएल के डेबिट में ले जाओ, एफजी अकाउंट से निकलेगा, ये आउट होगा और कॉस्टिंग पीएनएल में इन होगा। अलग से कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट नहीं बनाया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर चाहते थे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से COS अकाउंट में जाता था, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी COS में जाता था, बट यहाँ पे COS जो है वो सीधा कॉस्टिंग पीएनएल में हमने ट्रांसफर कर दिया। आपने COS भी बनाया तो भी कुछ गलत नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड इनटू फिनिश गुड ड्यूरिंग द मंथ, गुड्स कहां से कहां पे गए हैं, गुड्स आर कंप्लीटेड फ्रॉम WIP एंड हैज गॉन टू FG अकाउंट, तो FG में इन हो रहा है, WIP में आउट हो रहा है, एंट्री क्या होगी, FG अकाउंट डेबिट टू WIP अकाउंट क्रेडिट, तो WIP अकाउंट के क्रेडिट में 65,000, FG के डेबिट में 65,000, चेक करिएगा। वेरी गुड हार्दिक, वेरी गुड, अमेजिंग। एंड लास्ट फिजिकल वैल्यू ऑफ WIP एट द एंड ऑफ द मंथ, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP दिया है 45,000, क्लोजिंग स्टॉक सर 45,000 दिया है, फिर सॉरी 40,000 दिया है, यहाँ पर हमने 40,000 रिकॉर्ड कर लिया। अब लास्ट एडजस्टमेंट बचता है, वो जो ओवरहेड्स वाला एडजस्टमेंट था उसको अच्छे से समझिएगा। द प्रोडक्शन ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट इज 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन, क्या एंट्री पास होगी, प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहां ट्रांसफर होता है, WIP में, तो WIP अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, ओके, WIP के डेबिट में टू फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, इट इज 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। अगर आपको याद हो तो डायरेक्ट वेजेस जो थे वो थे 20,000 रुपीज, है ना, दिखा दूं आपको वापस, ये देखिए 20,000 का 150% होगा 30,000, ये 30,000 यहां पर आया और प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट हुआ। मतलब अब जो भी प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट में ओवर एब्जॉर्प्शन बचा है वो कहां ट्रांसफर होगा, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अकाउंटिंग पूरी हो चुकी है, एक एक करके लेजर अकाउंट्स को करते हैं क्लोज। तो बाबू बुशाय यहां पर है, बहुत ही सिंपल, ये है आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। वेजेस कंट्रोल अकाउंट में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको दिख रहा है नॉन प्रोडक्टिव वेजेस, नॉन प्रोडक्टिव वेजेस जो है आपने ट्रांसफर कर दिए हैं ओवरहेड्स अकाउंट में, ऑलरेडी आप रिकॉर्ड कर चुके हैं, ये अकाउंट हो गया है क्लोज। ओवरहेड्स अकाउंट के अंदर जो भी ओवर एब्जॉर्प्शन है वो जा रहा है कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट के अंदर। WIP कंट्रोल अकाउंट के अंदर आप देखेंगे एबनॉर्मल गेन दिखाई दे रहा है, एबनॉर्मल गेन फायदा हो गया, कहां पे जाएगा, कॉस्टिंग पीएनएल के अंदर जाएगा। FG के अंदर आपको दिखेगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, कॉस्टिंग पीएनएल में एबनॉर्मल गेन आ गया है और लॉस आ गया और फिर यह आपको मिल गया है कॉस्टिंग प्रॉफिट। चेक ऑल ऑफ यू, इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल दोनों सिस्टम अच्छे से देख चुके हैं, डिटेल में देख चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से चेक करिएगा सभी जने, समझ गए, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और खत्म करते हैं फिर ब्रेक लेंगे अगर आपको लेना है तो। क्वेश्चन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 6 फॉर रिकंसिलिएशन, क्विकली कर लेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 6, रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन की जरूरत कब पड़ती है, जब दोनों रिकॉर्ड्स अलग अलग मेंटेन होते हैं, मतलब नॉन इंटीग्रल सिस्टम के अंदर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स अलग होते हैं और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अलग होते हैं, है ना। सर मेरा सिर्फ ग्रुप 2 बाकी है और आपकी कृपा से वो भी हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, फाउंडेशन सेंटर तक साथ देने के लिए, थैंक यू सो मच भाई, ऑल द बेस्ट, माय ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज देयर विद यू, इवन आई एम नॉट टीचिंग CA फाइनल बट इट्स देयर विद यू इन CA फाइनल। द फॉलोइंग फिगर्स आर अवेलेबल फ्रॉम द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ ABC मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31st March। ओके,
रिकॉर्ड्स दिए हैं, डेटा दिया है। इन कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स फैक्ट्री ओवरहेड्स आर चार्ज एट 100% वेजेस, एडमिन ओवरहेड्स आर 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर यूनिट सोल्ड। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट reconciling the profit as per cost records with profit as per financial records। अब यहां पे देखो मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, मेरी बात ध्यान से समझना, जहां पे फाइनेंशियल प्रॉफिट जो है दिया होता है, कॉस्टिंग प्रॉफिट नहीं दिया है, और फिर आपको रिकंसिलेशन बनाना पड़ता है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन, फाइनेंशियल प्रॉफिट नहीं दिया है पर कॉस्टिंग प्रॉफिट दिया है, तो आपको कॉस्टिंग प्रॉफिट को यूज करके फाइनेंशियल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है और रिकंसिलेशन बनाना है। और तीसरा ये वाला क्वेश्चन, ना फाइनेंशियल प्रॉफिट दिया है, ना कॉस्टिंग प्रॉफिट दिया है, और ना रिकंसिलेशन, मतलब तीनों आपको बनाना पड़ेगा। नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, लेट्स डू इट क्विकली। P&L अकाउंट हमें बनाना है। सेल्स है 25 लाख रुपीस का, क्रेडिट कर दिया 25 लाख। आ जाओ, अकाउंटिंग की आत्मा अंदर घुस गया हमारे। मटेरियल है 10 लाख रुपए, वेजेस है 5 लाख रुपए। मटेरियल टू वेजेस, बहुत बढ़िया सर। फैक्ट्री ओवरहेड्स 4,50,000 रुपए, डेबिट कर दो 4,50,000। वेल रियली स्पीकिंग अलग से जीपी नहीं निकाला तो भी चलेगा, कौन सा तीर मार लोगे जीपी निकाल के, मेरे को तो एनपी चाहिए ना, जीपी से मतलब ही नहीं है। मुझे बहुत बार बच्चा कंफ्यूज है, सर फैक्ट्री ओवरहेड्स को मैं डायरेक्ट में डालूं या इनडायरेक्ट में डालूं। वैसे तो डायरेक्ट है, बट सोचने की जरूरत नहीं है ना भाई। एडमिन ओवरहेड्स 2,60,000, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 180, 260 180। ओके, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है 1,50,000, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है 1,50,000। आई होप ये भी क्लियर है। अब नीचे देखना, कुछ दिया है, WIP दिया है, WIP है 70,000 का, तो ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP है 70,000 का। यहां पर मैं लिखता हूं गुडविल रिटर्न ऑफ। अब ये कुछ फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है, गुडविल रिटर्न ऑफ, P&L अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट, तो P&L के डेबिट में टू गुडविल, एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 20,000 P&L के डेबिट में। मतलब रियली स्पीकिंग ये कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स में नहीं आएंगे बट P&L में आएंगे, फाइनेंशियल P&L में आएंगे। सो आपका फाइनेंशियल नेट प्रॉफिट आ रहा है 1,10,000। चेक ऑल ऑफ यू, फाइनेंशियल नेट प्रॉफिट 1,10,000। नाउ वी विल कैलकुलेट profit as per cost accounting records. No problem. How do we do that? We'll prepare a product cost sheet. Product cost sheet. Now in this product cost sheet, what are we going to do? Material, labor, direct expenses nil, prime cost. Now understand. Now understand. फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए क्या कहा है? फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए क्या कहा है? इन कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स फैक्ट्री ओवरहेड इज चार्ज एट 100% ऑफ वेजेस। नो प्रॉब्लम। 5 लाख रुपए के वेजेस है, 5 लाख रुपए आपको मिल गई फैक्ट्री कॉस्ट। ओपनिंग WIP नहीं दिया है, क्लोजिंग WIP दिया है 70,000 रुपए, आपको मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। कितने गुड्स प्रोड्यूस किए हैं? सर देखिए, हमने 20,000 यूनिट्स तो बेचे हैं, इसके अलावा 1230 का क्लोजिंग स्टॉक है। मतलब सर प्रोडक्शन कितना हुआ होगा? 20,000 प्लस 1230, 21,230 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ होगा। क्लियर हुआ सभी को? बहुत ही बढ़िया। अब इसमें एडमिन ओवरहेड्स ऐड करेंगे, उसके लिए क्या कहा है? एडमिन ओवरहेड्स आर 10% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, तो जो मेरी फैक्ट्री कॉस्ट आई है 19,30,000, उसका 10% 1,93,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं है, माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ध्यान से समझना, कभी भी अगर कुछ नहीं दिया होता है, फिनिश गुड का क्लोजिंग स्टॉक जो होता है इट इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब यहां पर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है? 21,23,000, और उसमें आपने कितने यूनिट्स बनाए? व्हाट इज योर नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस? 21,230 यूनिट्स। ओके, 21,230 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी 1230 यूनिट्स। सो चेक कीजिएगा सभी जने, इज इट कमिंग टू 1,23,000? है ना? यू गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इज ₹10 पर यूनिट। एक्सीडेंट पॉइंट ध्यान रखना, selling and distribution overheads are always charged on the number of units sold, so it comes to ₹2 lakhs. So cost of sales 22 lakh, एक्चुअल सेल्स हमें दिया है 25 लाख, वो तो क्वेश्चन में ही दिया है ना। एक्चुअल सेल्स कितना है बेटा जी? चेक कर लो, 25 लाख, तो बैलेंसिंग फिगर आया आपका प्रॉफिट। अब अगर आप कंपेयर करते हैं
तो कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स के हिसाब से प्रॉफिट है 3 लाख, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से प्रॉफिट है 1,10,000, मतलब दोनों में है गैप। अब ये गैप को हमें यहां जस्टिफाई करना है। ऐसा क्यों है कि कॉस्टिंग का प्रॉफिट 3 लाख है और फाइनेंशियल का प्रॉफिट 1,10,000 है? दो क्लियर रीजंस तो बहुत क्लियर हमारे सामने। हमें पहले किसी को बेस लेना होगा, तो सपोज हम बेस लेते हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 3 लाख। अब दो ऐसे खर्चे हैं, ध्यान से सुनना, दो ऐसे खर्चे हैं जो फाइनेंशियल पीएनएल में डेबिट हुए और कॉस्टिंग पीएनएल में डेबिट नहीं हुए। कौन से दो हैं? गुडविल रिटर्न ऑफ एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। इफ दे वुड हैव बीन डेबिटेड टू कॉस्ट रिकॉर्ड्स, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट 3 लाख माइनस 2 लाख माइनस 20,000 होता था। ये तो क्लियर है, तो उसको तो हमने यहां पे माइनस कर दिया बिकॉज वी आर रिकंसिलिंग। और क्या डिफरेंस है? और मैं आपको सिंपल समझाता हूं, 1-on-1 मैपिंग करना। कैसे सर? यहां पे फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है? 450। यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है? 5 लाख। मतलब यहां पर 50,000 रुपए फैक्ट्री ओवरहेड्स ज्यादा चार्ज किया। कॉस्ट अकाउंटिंग में 50,000 रुपए ज्यादा चार्ज किया है, तो हम 50,000 को यहां पर ऐड कर देंगे। सिमिलरली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है यहां पे 180, यहां पर है 2 लाख, 20,000 ज्यादा चार्ज किया है, चुपचाप ऐड करो। तीसरा डिफरेंस, यहां पे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है 1,50,000 और यहां पे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकल रहा है 1,23,000। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा होने से प्रॉफिट भी ज्यादा दिखता है, तो ऐड कर दिया 27,000। एंड लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, हियर इट इज 2,60,000, here it is 193, so there is a difference of 67,000, वो हमने लेस कर दिया। So you have to simply prepare this statement reconciling the difference in profit as per cost accounting versus profit as per financial accounting. That's all. Check all of you. That's all. खत्म, एक टॉपिक हमारा खत्म हो गया। दो मिनट का ब्रेक लो, अगला टॉपिक चालू करते हैं। उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट हो जाएगा, लाइक दिस। सबसे इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम जो मैंने यहां पे आपको समझाई है, सबसे इंपॉर्टेंट ये डायग्राम है। ये डायग्राम अगर समझ गए तो टॉपिक खल्लास। ये डायग्राम नहीं समझे तो प्रॉब्लम। एक मिनट रुकते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ब्रेक में क्या करें? चलो मैं आपकी मदद करता हूं, क्या करना है उसके लिए मैं मदद करता हूं। आंखें बंद कर कर गौर से सुनो जो मैं आपसे कह रहा हूं। कुछ हुआ? कुछ हुआ नहीं? और करता हूं। थोड़ी सी शंका बनी? थोड़ी सी नहीं बनी? चलो फिर बन जाएगी थोड़ी देर में। ये साउंड इफेक्ट जो है ना, ये हमेशा काम करता है, बचपन से लेकर आज तक। आज भी मैं बता रहा हूं, बचपन से लेकर आज तक ये साउंड इफेक्ट हमेशा काम करता है। इट ऑलवेज वर्क्स। लक्ष्य कह रहा है असर चालू हो गया है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ये कह रहा है ऐसे कौन करता है? मेरे को लगा आप मोटिवेशन। अरे मोटिवेशन तो बहुत लोग दिए, यहां तो छोटे छोटे बच्चे भी यूट्यूबर बने बैठे हैं। माई स्ट्रेटेजी, हाउ आई क्रैक्ट माई सीए इंटरमीडिएट, हाउ आई क्रैक सीए इंटरमीडिएट इन लास्ट 7 days, बेस्ट यूट्यूब चैनल्स फॉर सीए इंटरमीडिएट फ्री क्लासेस। अरे भाई साहब,
मतलब कभी कभी लगता है हम तो दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ, हमने फोकट सीए किया, फोकट इतने पिछले 11 सालों से 12 सालों से पढ़ा रहे हैं, और भाई साहब यहां तो सबसे बड़े 30 मार्क खा तो यही है बस। अरे मां कसम, मतलब और कुछ कुछ टाइटल तो ऐसे, आई डिड दिस मिस्टेक बट यू शुड नॉट, सो मस्ट वॉच वीडियो। अबे मतलब मैंने तो किया है, मतलब हमने शादी का लड्डू खाया है, तुम ही शादी का लड्डू मत खाइएगा, समझ रहे हो मतलब। और अच्छा आपको पता है उस पर व्यूज भी आते हैं क्योंकि बच्चे देखते हैं, बच्चों को यही चीज चाहिए। भाई साहब अलग ही तांडव चल रहा है, इसलिए भैया मोटिवेशन में क्या दूं तुमको, मोटिवेशन तुम्हारे अंदर से आना चाहिए, या फिर ऐसे बट रहा है मोटिवेशन फ्री के भाव में, यूट्यूब पे जाइए तो आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Budgets and budgetary control is a very good topic, mostly based on preparation of flexible budgets or the different budgets like production budgets, purchase cost budget, labor budget, etc, etc, etc. Okay, हाँ ये सही कहा है, जैसा कंज्यूम करोगे वैसा सजेशन आएगा, चाहे यूट्यूब हो या लाइफ हो, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है। ये चैप्टर करते हैं खत्म, अगला चैप्टर बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल, बीबीसी। बीबीसी इलस्ट्रेशन नंबर 1, सीधा सीधा सीधी बात, नो बकवास। इलस्ट्रेशन नंबर 1, आपको मैं बता रहा हूं, मैं जब पढ़ता था ना, हमारी स्टूडेंट लाइफ में ये मैराथन्स और ये सब चीजें होती नहीं थी, ये सब तांडव होता नहीं था। और मैं सच बता रहा हूं उसका बहुत फायदा होता था हमको, क्योंकि हमको पता था कि भाई साहब अब कूद तो गए नदी में, अब ये नदी से अगर बाहर निकलना है जिंदा तो खुद ने ही हाथ पैर मारने पड़ेंगे। दिल्ली मीटअप का टाइम है 4 बजे, 10 दिसंबर संडे शाम को 4 बजे। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ही लेना बेटा, गलती से सब पता चल जाएगा, ठीक है। A factory which expects to operate 7,000 hours, that is 70% level of activity, furnishes the details as under: variable expenses, semi-variable expenses, fixed expenses. So variable expenses changes with the level of activity. Fixed expenses remains fixed irrespective of activity. Semi-variable expenses, also known as the step ladder cost. The semi-variable expenses go up by 10% between 85% and 95% activity. इसका मतलब क्या, अभी आप 70% पे ऑपरेट कर रहे हैं, 70% पे आपके सेमी वेरिएबल है 1200। अब ये कहते हैं कि इफ यू ऑपरेट बिटवीन 85% टू 95%, तो ये जो कॉस्ट है ये 10% से बढ़ जाएगी, तो 1200 प्लस 10% मतलब 1440 हो जाएगी। एंड बाय 20% अबाउट 95% एक्टिविटी, तो 95% के ऊपर अगर आप करेंगे तो 1200 में 20% ऐड हो जाएगा, तो 1200 प्लस 10% 1320, 85 टू 95% के लिए बिटवीन वेमी वेरिएबल को बाय 10% बिटवीन 85 एंड 95% एक्टिविटी, एंड बाय 20% अबाउ 95% एक्टिविटी, तो 1200 में यहां पर आएगा 1320 और यहां आएगा 1440। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। नाउ करना क्या है हमें, क्वेश्चन कहां है भाई, प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट एट 80, 90 एंड 100%, ठीक है। 80, 90, 100% पे बनाना है। सबसे पहले ये मेरा एग्जिस्टिंग लेवल है 70%, इस पे मैं बना लेता हूं, और फिर ये 3 प्रपोज्ड लेवल है 80, 90 और 100%, ठीक है। चलिए सबसे पहले मेरे बजटेड आवर्स कितने होंगे, 70% पे 7,000 है, तो 80% पे 8,000, 90% पे 9,000 और 100% पे 10,000। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। ओके sir, I never attend any of your live class, I never got any chance to talk to you, but I promise I will meet you soon. Thank you so much, you are my motivation. Thank you so much Shivansh bhai, thank you so much, thank you so much. इसको कहते हैं साइलेंट लवर्स, है ना, रियली। और लवर का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, डर्टी माइंड।
अब वेरिएबल एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। 70% के लिए 1260 है। टेक ऑन योर कैलकुलेटर, 1260 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाइड बाय 80, इज इट कमिंग 1440 एट 80% डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 90, इज इट कमिंग 1260 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 100, इज इट कमिंग 1800। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस के 3 लेवल्स हमारे सामने बने हुए हैं, इसके हिसाब से इसको हमें अकाउंट करना है। 70% पे 1200, 80% पे क्या होगा, 80% पे भी 1200 होगा, 90% पे 1320 और 100% पे 1440 रुपीज। फिक्स एक्सपेंसेस विल रिमेन फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी। यू गेट टोटल एक्सपेंसेस एंड नाउ टोटल एक्सपेंसेस को अगर मैं डिवाइड करता हूं आर से तो मुझे ओवरहेड रिकवरी रेट मिलेगा। ऑब्वियसली अगर आप 100% पे ऑपरेट करेंगे तो सस्ता पड़ेगा, अगर आप 70 पे करेंगे तो महंगा पड़ेगा। दैट्स ऑल। चलिए आगे। इलस्ट्रेशन नंबर 4 and 5। वैसे तो 15 मिनट ही है हमारे पास। 4 को शायद मैं स्किप करूंगा, 5 नंबर मैं लूंगा डायरेक्टली, या 5 को स्किप करूंगा, दोनों में से किसी एक को स्किप करना पड़ेगा मुझे। आई हैव अनदर क्लास। Let us do number 4 right now. Let's do number 4. It's a good question. 5 नंबर आप लोग कर लीजिएगा। Done all of you? Yes. उद्धृति, उद्धृति, ये क्या था? ये बस एक था, जैसे कि आरोही, कुछ नहीं, बस यूं ही। A single product company estimated its quarter-wise sales for the next year as under. So ये जो आपको दिया है ये है क्या? सेल्स बजट। क्वार्टर वाइज सेल्स दिया है तो साल भर का होगा कितना? 37,500, 41250, 45,000, 1,53,750। कुछ नहीं, बस यूं ही निकाला है, यूं ही निकाला है। पता नहीं जरूरत है कि नहीं, मतलब ऐसे मन हो गया इसलिए निकाल लिया। ठीक है सर। The opening stock of finished good is 6,000 units. The company expect to maintain the closing stock of finished good as 12250 units at the end of the year. तो अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा कि करंट ईयर में हम प्रोडक्शन कितना करेंगे। करंट ईयर का प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे? देखो यार, बात बहुत सिंपल है। मुझे क्लोजिंग स्टॉक पता है और मुझे सेल्स पता है। अगर मैं उसमें से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दूं तो करंट ईयर का प्रोडक्शन निकल जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक मुझे मेंटेन करना है 12,250, सेल्स मेरा है 153,750 और ओपनिंग स्टॉक जो है मेरे पास वो है 6,000 यूनिट्स का, माइनस 6,000। तो मुझे करंट ईयर में प्रोडक्शन करना है कितने यूनिट्स का? 1,60,000 यूनिट्स का। इसको कहते हैं क्या? प्रोडक्शन बजट। श्रुति झा, प्लीज वॉच फ्रॉम द बिगिनिंग। I've already told about the weightage at the beginning of the topic, at the beginning of the session. 1,60,000 units. Now, ये तो प्रोडक्शन बजट हो गया पूरे साल का ना बेटा। अब हो सकता है क्वेश्चन में क्वार्टरली मांगे अपन से। चेक करते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। द प्रोडक्शन पैटर्न इन ईच क्वार्टर इज बेस्ड ऑन, प्रोडक्शन पैटर्न इन ईच क्वार्टर, ईच क्वार्टर मतलब क्वार्टरली प्रोडक्शन बजट चाहिए, इज बेस्ड ऑन 80% ऑफ द सेल्स ऑफ द करंट क्वार्टर एंड 20% ऑफ द सेल्स ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर। इसका मतलब क्या? क्वार्टरली प्रोडक्शन कितना होता है? इट इज इक्वल टू 80% ऑफ सेल्स ऑफ करंट क्वार्टर प्लस 20% ऑफ सेल्स ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर। तो इस क्वार्टर का और अगले क्वार्टर का दोनों के सेल्स को कंसिडरेशन में लेकर हमें क्वार्टरली प्रोडक्शन बनाना है। द कंपनी मेंटेन्स दिस 20% ऑफ सेल्स ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर एज क्लोजिंग स्टॉक फॉर द करंट क्वार्टर एज वेल। ओके, द ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट द बिगिनिंग इज 10,000 kg and the closing stock is
required at 5000 kg. Each unit of finished goods required 2 kg of raw material. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. Each unit of finished goods required 2 kg of raw material. Company proposed to purchase the entire annual requirement of raw material in the first 3 quarters in the proportion and the price given below. तो यहां से हमें मिलेगा मटीरियल प्राइस बजट, परचेज बजट, है ना. वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल ये वो दिया, बहुत कुछ दिया भाई. देखो बहुत सिंपल है. सबसे पहले बनता है सेल्स बजट. ध्यान से समझना. सेल्स बजट के बेसिस पे बनता है प्रोडक्शन बजट. सेल्स होता है फिनिश गुड का, प्रोडक्शन भी होता है फिनिश गुड का. प्रोडक्शन बजट के बेसिस पे बनता है परचेज बजट. परचेज किस चीज का होता है बेटा जी? रॉ मटेरियल का होता है. प्रोडक्शन फिनिश गुड का होता है, सेल्स फिनिश गुड का होता है. परचेज बजट जो बनता है वो मल्टीपल तरीके से बनता है. एक बनता है परचेज क्वांटिटी बजट और दूसरा बनता है परचेज वैल्यू बजट. मतलब कितना खरीदना है रॉ मटेरियल और कितने का खरीदना है. अब क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है देखो. सबसे पहले हमसे कहा है बनाने के लिए प्रिपेयर द प्रोडक्शन बजट्स, जो मैंने कहा है. सेल्स बजट तो क्वेश्चन में दिया हुआ है. रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट, रॉ मटेरियल परचेज बजट एंड प्राइस द स्टोर्स लेजर कार्ड फॉर रॉ मटेरियल यूजिंग फीफो मेथड. वो लास्ट में देखेंगे. पहले बेसिक चीजें हम लोग यहां पर निपटा लेते हैं. करेक्ट, बेसिक चीजें हम लोग देख लेते हैं. क्लियर हुआ? ये 1,60,000 का एनुअल फिगर हमारे साथ मैच हो रहा है. रजिस्टर्स निकालो, फटाफट सॉल्व करते हैं यार. देखो 1 हम लोग कर चुके हैं, 4 हम लोग कर रहे हैं. ये आप होमवर्क में कर लीजिएगा. ये एक क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं. 8:16 हो गए हैं. मेरी क्लास से वापस चलो, फोकस करते हैं. ओके, सबसे पहले हम लोग यहां पर बनाते हैं बेटा जी प्रोडक्शन बजट. प्रोडक्शन किस चीज का होता है? फिनिश गुड का. लेकिन प्रोडक्शन बजट हमें कैसा बनाना है? क्वार्टरली. ठीक है, कैसे बनाएंगे देखते हैं. नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. 4 क्वार्टर्स हैं और फिर पूरे साल का डेटा है. पूरे साल के डेटा की तो हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली है. 4 क्वार्टर्स हैं, लिख लेते हैं, नहीं तो चलो इंस्टीट्यूट भी क्या याद रखेगी. Q4, Q3, Q2, Q1. प्रोडक्शन का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको? क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक. ओके, तब जाकर हमें मिलता है क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड. प्रोडक्शन. करेक्ट. अब इसमें से हमारे पास फिगर है कौन सी? क्वार्टरली सेल्स हमारे पास है 30, 37,500, 30,000, 37,500, 41,250, 45,000 और टोटल 153,750. अब कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, ध्यान से देखना. थैंक यू सो मच सुशील पारेख, थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट ब्रो. इस साल का ओपनिंग स्टॉक है 6,000. साल का ओपनिंग स्टॉक मतलब Q1 का ओपनिंग स्टॉक है 6,000 और इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक होगा Q4 का 12,250. चेक करना इस साल का ओपनिंग स्टॉक और साल का क्लोजिंग स्टॉक. क्लियर है? अब कैसे निकालेंगे? आसान है. क्या आसान है सर? हमें प्रोडक्शन का पैटर्न दिया गया है. प्रोडक्शन का पैटर्न क्या है? क्वार्टरली प्रोडक्शन कैसे होता है? 80% करंट क्वार्टर का सेल्स और 20% नेक्स्ट क्वार्टर का सेल. एक कैलकुलेशन करते हैं. Q1 का प्रोडक्शन 80% ऑफ 30,000 एंड 20% ऑफ Q2 का सेल्स 37,500. चेक करो. 30,000 का 80%, 37,500 का 20%, दोनों का टोटल इज इट कमिंग 31,500. यहां मत लिखना, यहां पे आएगा. इज इट कमिंग 31,500. प्रोडक्शन ऑफ Q1
चेक करिएगा। थैंक यू सो मच श्रुति, थैंक यू सो मच। आई विश यू कुड हैव ज्वाइन फ्रॉम द बिगिनिंग। करेक्ट। सिमिलरली Q2 का प्रोडक्शन निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? 80% ऑफ 37,500 करंट क्वार्टर प्रोडक्शन प्लस 20% ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर प्रोडक्शन। 37,500 का 80% और 41,250 का 20%, टोटल 38,250। 38,250 चेक करिएगा। कम टू Q3, 41,250 का 80% और 45,000 का 20%, टोटल 42,000 का प्रोडक्शन होगा। सर Q4 का कैसे निकालेंगे? बेटा Q4 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? मैं बताता हूं। यहां तक हुआ सभी का? अब समझना, अब समझना। क्वार्टर 1 का क्लोजिंग स्टॉक है, सेल्स है, ओपनिंग स्टॉक नहीं है। बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। 31,500, नीचे से ऊपर जाएंगे, साइंस चेंज, -30,000, -30,000, -6,000। चेक करिएगा, इज इट कमिंग टू 4,500? अब ऐड करके देख लेते हैं। यस, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है, आप समझ रहे हो? मतलब पूरे क्वेश्चन के अंदर ये पहली फिगर सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है। अब क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्वार्टर 1 विल बिकम ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्वार्टर 2, 4,500। अगेन सेम थिंग, 38,250 -37,500 -4,500, 3750। Closing stock of Q2 will become opening of Q3. Closing stock of Q3 will become opening stock of Q1, Q4। और अब Q4 के अंदर प्रोडक्शन जो है, Q4 में जो है वो प्रोडक्शन जो है वो डायरेक्ट निकल जाएगा। पर सर ओपनिंग स्टॉक तो Q1 का 6,000 है ना? अच्छा, मैंने गलत ले लिया। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैंने गलत जगह पे ले लिया, माय बैड। प्लीज एक्सक्यूज मी, प्लीज एक्सक्यूज मी। आई हैव डन अ ब्लंडर ओवर हियर। I done a blunder. Sorry, I'm so sorry. I'm so sorry. Oh man, it was a blunder. It should have been here, and this should have been here. Oh my God, I'm so sorry about this. Shit man, अब पूरा चेंज करना पड़ेगा। भाई कहाँ था यार, कहाँ था? पहले क्यों नहीं बताया यार? चलो कोई बात नहीं, वापस करते हैं। 31,500 है, प्रोडक्शन हमारा सही है। नीचे से ऊपर जाएंगे, +6,000 -30,000, 7,500। सही आ रहा है? हाँ जी। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्वार्टर 1 ये बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्वार्टर 2, 7,500। 38,250 प्लस 7,500 माइनस 37,500, 8,250। अब सही है? $42,000 में प्लस करता हूं मैं 8,250, माइनस करता हूं 41,250, आता है 9,000। क्वार्टर 4 का प्रोडक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 48,250। चेक करिएगा, आंसर्स चेक कर लेते हैं। 31,500, 38,250, 31,500, 38,250, 42,000, 48,250, 42,000, 48,250। खत्म, आंसर सही है हमारा।
प्रोडक्शन बजट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, चेक कीजिएगा। नाउ रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट कैसे निकालना है? अब हमें पता है कि हमें क्वार्टरली कितना प्रोड्यूस करना है, ठीक है। अब ये प्रोडक्शन के बेसिस पे मैं बनाऊंगा रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन क्या कहता है? इट सेज दैट फॉर एवरी ईच यूनिट ऑफ फिनिश गुड इट रिक्वायर्स 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल। सो नो प्रॉब्लम, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट तो प्रोडक्शन इनटू 2, दैट्स ऑल। तो मैं 2 को करता हूं कांस्टेंट। क्वार्टर 1 में 31,500 तो मुझे लगेगा 63,000 kgs। 38,250 76,500 kgs। 42,000 84,000 kgs and 48,250 96,500 kgs। चेक करिएगा, चेक करिएगा, यही आंसर्स है 63, 76,500, 84, 96,500। चेक करिएगा। मतलब ये अगेन मैंने यहां पे आपको एक डायग्राम बना के दिया है। ये डायग्राम अगर आपके खोपड़िया में बैठ गया ना तो आपका काम हो गया इस चैप्टर का। अब ये रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट बन गया। अब रॉ मटेरियल परचेज बजट इन क्वांटिटी एंड इन वैल्यू, ठीक है, आसान है। रॉ मटेरियल कंज्यूम टोटल होगा 3,20,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो रॉ मटेरियल टू बी परचेज्ड इज 3,15,000। कितना है? 3,15,000। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि मेरा जो रॉ मटेरियल का कंजम्पशन पैटर्न है वो इस तरह है, 30%, 50%, 20% और अलग अलग क्वार्टर्स में, और उसमें रेट चेंज हो रहा है, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, ठीक है। तो जो मेरा टोटल कंजम्पशन है 3,15,000, उसको मैं यहां पर लेकर आता हूं 3,15,000, उसका 30% मतलब 94,500 kg मैं Q1 में परचेस करूंगा, 50% मतलब 157,500 Q2 में परचेस करूंगा, और 20% में Q3 में करूंगा, मतलब Q4 में कोई परचेस नहीं हो रहा है। और हर एक क्वार्टर का रेट अलग है क्योंकि सीजनेबिलिटी होगी। तो आपको मिल गया रॉ मटेरियल परचेस बजट, खत्म, दैट्स ऑल। चेक करिए, क्लियर हुआ? और फिर लास्ट, प्राइस स्टोर्स लेजर कार्ड फॉर द रॉ मटेरियल यूजिंग फीफो मेथड। प्राइस्ड स्टोर्स लेजर कार्ड ऑफ रॉ मटेरियल यूजिंग फीफो मेथड, इसका मतलब क्या है? जो हम स्टोर्स लेजर बनाते हैं ना अलग अलग मेथड से, वही स्टोर्स लेजर हमको बनाना है अंडर फीफो मेथड। जस्ट अ मिनट, ये आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई विल स्निप इट फॉर यू। बंदे में दम है, ठीक है, चेक कीजिए। सो अब अगर आप यहां पे देखते हैं the opening stock of raw material at the beginning of the year is 10,000 kg. Opening stock of raw material at the beginning of the year is 10,000 kg. ओके, और ये 10,000 kg 2 रुपए वाला है, मतलब 20,000 रुपीज की वैल्यू है, बराबर है। अब हमने क्वार्टर नंबर 1 में कितने का परचेज किया है चेक करिएगा। क्वार्टर 1 में 94,500 kg 2 रुपए से परचेज किया है, ठीक है।
और क्वार्टर वन का कंजम्पशन कितना है, ये देखो कंजम्पशन हमारे पास है 63,000 kg, क्वार्टर वन का कंजम्पशन 63,000 kg। तो क्वार्टर वन का क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा, 41,500 kg। बैलेंस कैसे है समझ में आया ना, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस कंजम्पशन। हीरल बेन गुड इवनिंग। सो आपका क्लोजिंग स्टॉक मिला और ये उसका वैल्यू मिला। क्वार्टर वन का क्लोजिंग स्टॉक क्वार्टर टू का बनेगा ओपनिंग स्टॉक, फिर क्वार्टर टू के परचेजेस 157,500 kg बट एट ₹3, एंड देन कंजम्पशन सबसे पहले फीफो मेथड के हिसाब से ओपनिंग स्टॉक से करने का है। कंजम्पशन है 76,500। 76,500 में से ओपनिंग स्टॉक जाएगा ₹2 वाला और फिर करंट प्रोडक्शन जाएगा ₹3 वाला। मतलब अब जो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो कितने रुपए वाला बचेगा बेटा जी, ₹3 वाला बचेगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ Q2 becomes opening of Q3. Again in Q3 I am purchasing at ₹4. My opening stock itself is 122,500 whereas my consumption is just 84,000. So I will entirely use it out of opening stock of ₹3. So now if I look at my closing stock, I still have closing stock of two different rates. कुछ ₹3 वाला है और कुछ मेरे पास ₹4 वाला है ना। Now these closing stocks will become opening stock of quarter number 4 where I am not purchasing anything and I'm consuming. Again while consumption I will first consider the opening stock quantity and then my dear friends I will left with closing stock of 5,000 units at ₹4. That's all. स्वाहा स्वाहा स्वाहा। 2 मिनट ऊपर हुए हैं। सो भाइयों बहनों देवियों सज्जनों, उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अब हम लोग मिलेंगे अकाउंट्स के सेशन के लिए कल। 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखेंगे, 16, 10 और 2, इसकी रिवीजन करेंगे। फिर प्री एग्जाम मैराथन में मिलेंगे 1 तारीख को। कॉस्टिंग के लिए हम लोग मिलेंगे सीधा 5 तारीख को, आपके पेपर से 1 दिन पहले। तो तब तक आप एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए। सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शब्बा खैर।